चलिए, तो फंड का फंडा में आज हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह एक खास फंड की। तो बंधन म्यूचुअल फंड के फोकस्ड इक्विटी फंड पर आज हम बात करेंगे, जिसने इस साल के पहले 6 महीने में देखा है कि कैटेगरी में अब तक का सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है। लगभग 12% से ज़्यादा का रिटर्न इन 6 महीनों में मिला है। तो फंड की रणनीति क्या है और बाजार को लेकर किस तरह से एक फोकस्ड फंड को अब आगे ले जाया जा रहा है बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से। सुमित अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बंधन एएमसी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम क्लियरली आपके फोकस्ड इक्विटी फंड पर बात करेंगे। फोकस्ड इक्विटी फंड काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड कैटेगरी होती है और ये ऐसी कैटेगरी है जहां पर लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों क्षेत्रों में जो है निवेशकों को पैसे लगाने का मौका दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि फ़िलहाल आपके फ़ंड को लेकर क्या रणनीति है और किस तरह से आपका जो एलोकेशन है वो लार्ज, मिड, स्मॉल कैप की तरफ डिवाइडेड है। या बहुत ही सही सवाल है, बिकॉज फोकस फंड जहाँ 30 स्टॉक की एक लिमिट के अंदर ऑपरेट करते हैं, बट उसके अंदर की स्टाइल में लार्ज, मिड और स्मॉल में फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है, वो चूज कर सकता है। जैसा कि फंड के पोर्टफोलियो में देखा जा सकता है, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास करीब 73-74% के आसपास लार्ज कैप सेगमेंट में एलोकेशन था। इंक्रीमेंटली हमने थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाया है और आज की तारीख में तकरीबन तकरीबन 65% के आसपास लार्ज कैप है और बचा हुआ हिस्सा करीब मिड एंड स्मॉल कैप में करीब बराबर रेशो में ऑलरेडी डिवाइडेड है। आपने देखा होगा थोड़ा स्मॉल कैप और ब्रॉडर मार्केट ने थोड़ा पिछले कुछ 3 महीने में काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। उसका कुछ एडवांटेज ऑब्वियसली फंड को भी मिला है और फंड के एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई है, उसके कारण परफॉर्मेंस में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। परफॉर्मेंस की तो हम बात करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जो आपके पूरे पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन है अक्रॉस मार्केट कैप्स, वो कितना किस तरह परसेंटेज वाइज में डिवाइडेड है और साथ ही आपके टॉप सेक्टर्स जिस पर आपने फोकस किया हुआ है फंड में। जी हाँ, तो इंक्रीमेंटली मुझे लगता है फंड की स्टाइल ऑल्दो 30 स्टॉक्स की है, लेकिन उसके अंदर हम काफी सहजता से लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ से आगे के लिए मुझे लगता है थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर और डायरेक्शनली ऊपर जाएगा फंड में, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है और बॉटम अप बेसिस पे काफी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहे हैं और इवन आफ्टर जो रिसेंट रन अप हुआ है उसके बावजूद कुछ स्टॉक्स में फंडामेंटल अपसाइड अभी भी दिखता है फ्रॉम प्राइस वैल्यू गैप के हिसाब से। सो इंक्रीमेंटली हम स्मॉल एंड मिड में एक्सपोजर बढ़ाएंगे। सेक्टर्स जो हमें अच्छे लगते हैं और फंड की भी पोजीशनिंग उसमें है, तो थोड़ा सा डोमेस्टिकली ओरिएंटेड सेक्टर्स रिलेटिवली ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ग्लोबली विश्व बाजार में थोड़े सा मंदी का माहौल है, बिकॉज जीडीपी ग्रोथ रेट्स नीचे की तरफ टेपर डाउन कर दिए गए हैं बहुत सारे इकोनॉमिक्स द्वारा। सो हम जो भारतीय की तरफ मार्केट की तरफ ओरिएंटेड सेक्टर्स है वो हमें पसंद है। सबसे पहला फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, वहां पर हमारा इंटरनल व्यू काफी पॉजिटिव है। सो पोर्टफोलियो में भी करीब 35 से 36% वेट इस सेक्टर में है। उसके आगे हमें थोड़े से बॉटम अप आइडियाज केमिकल सेक्टर में भी अच्छे लगते हैं, ऑल्दो ओवरऑल केमिकल सेक्टर शायद थोड़ा सा कमजोर रहेगा आने वाले 1-2 क्वार्टर में, बट बॉटम अप स्टॉक थोड़े उसमें काफी ठीक लगते हैं, इसलिए फंड का एक्सपोजर वहां है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमें फंडामेंटली पसंद है और वहां पर भी फंड का ओवरवेट है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है वहां पर फंड का एलोकेशन थोड़ा कम है। एज अ कॉन्ट्रेरियन हमारा आईटी सेक्टर पे वेट थोड़ा ज्यादा है, इवन दो इट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि वहां हमें लगता है कि बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स ऑलरेडी कट कर दिए गए हैं टॉप से। आप देखे जाएं तो ईपीएस एस्टिमेट्स में करीब 30 से 40% की गिरावट ऑलरेडी हो गई है टॉप से, और आने वाली 1 या 2 क्वार्टर बेकार हो सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है और हमें लगता है यहाँ से आईटी सेक्टर भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है। तो एज अ कॉन्ट्रेरियन कॉल फोकस इक्विटी फंड में आईटी का भी थोड़ा सा एक्सपोजर बेंचमार्क से ज्यादा है।
और राइट, आपने कहा कि आने वाले वक्त में आप मिड और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि अब तक जो बातचीत चल रही है, ख़ासतौर से अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर से निवेशकों को बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स तो मिल ही रही है। क्या आपको लगता है कि इस तेज़ी में अभी भी और दमखम है और अभी भी जो तेज़ी हम देख रहे हैं वो एक पीक आउट लेवल तक नहीं पहुंची है? आपकी एनालिसिस क्या है इस क्षेत्र के बारे में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 3 महीनों में जो स्मॉल कैप इंडेक्स में या फिर फंड में या फिर स्टॉक्स में तेजी आई है वो बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट इंडेक्स पिछले 3 महीनों में करीब 5 करीब 15% से बढ़ चुका है। फंड्स करीब 25-30% के आसपास बढ़ चुके हैं और बहुत सारे स्टॉक्स करीब 50-60% से भी ऊपर के मूव दिखा चुके हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि स्मॉल कैप सेगमेंट आपको करीब 250 टॉप की 250 कंपनी के बाद का एक बहुत बड़ा सा स्पेक्ट्रम देता है चूज करने के लिए। तो नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल बहुत ज्यादा है और जैसे मैंने बताया ये एक फोकस फंड है, तो यहाँ पे एक रिलेटिवली एलोकेशन एक स्टॉक को ज्यादा रहता है 2-3% के आसपास। तो अगर ब्रॉडर मार्केट एक्सपैंड हो रहा है और कुछ स्टॉक ऊपर चले भी गए हैं, काफी दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जहां पर आप बॉटम अप स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं और सिलेक्शन के बेसिस पे एक या दो या तीन स्टॉक्स भी आप खरीद सकते हैं जो कि क्यूमुलेटिव वेट मान लीजिए 5-7% और इंक्रीमेंटली डिप्लॉय हो सकता है। तो इसीलिए भले ही शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है दैट स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 3 महीने में, शायद 1-2 महीने का ब्रीदर भी आ सकता है, लेकिन एक लंबी समय के लिए मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में अभी भी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करने की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, मान लीजिए अभी यहाँ रहते हैं और कुछ समय बाद नीचे आते हैं, जनरली वो ब्रॉडर मार्केट के लिए एक अच्छी चीज मानी जाती है। जब इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर जाते हैं तो नैरो मार्केट चलता है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ब्रॉडर मार्केट चलता है। सो एक मैक्रो बैकड्रॉप भी मिड एंड स्मॉल के लिए रिलेटिवली एक अच्छा बैकड्रॉप अगले 6 से 9 महीने में हम देख सकते हैं। आने वाले 2 से 3 तिमाहियों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल आपने जो अपना सेक्टर एक्सपोजर बताया, जहां पर साफ तौर से एनबीएफसीज, ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज भी है और आपने कहा कि आईटी में भी एक्सपोजर फिलहाल बेंचमार्क से ज़्यादा है। इसके अलावा और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपके रडार में हो सकते हैं जिनको शायद हम फंड में आता हुआ शामिल होता हुआ देखेंगे आने वाली तिमाहियों में? देखिए, कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम एक अलग टाइप का ट्रेंड देख रहे हैं कि जो टॉप एंड ऑफ द कंजम्पशन मार्केट है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मान लीजिए लग्जरी हुई या फिर ओवरसीज ट्रैवल हुए, ओवरसीज वेकेशंस हुए, यहाँ पर अभी बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन जो बॉटम एंड ऑफ कंजम्पशन है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जहाँ लो टिकट आइटम है, वहां पर डिमांड के काफी प्रेशर है बिकॉज इन्फ्लेशन जो बढ़ के आया है उसके कारण डिमांड में डिस्ट्रक्शन है। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 से 6 महीने में अगर मान लीजिए ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे आता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी लो टिकट कंजम्पशन वाला सेक्टर रहेगा, क्योंकि हम इलेक्शन के भी नजदीक जा रहे हैं। थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी में भी उस समय थोड़ा सा लीवे मिलता है और मॉनसून भी, जहां पहले अल नीनो के फेयर्स थे मार्केट में, लेकिन अब हम देख रहे हैं मॉनसून एक्चुअली अपने नॉर्मल एवरेज से ज्यादा है काफी क्षेत्रों में। सो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो लो टिकट कंजम्पशन आइटम जिसे कहते हैं उसमें अगले 6 से 9 महीने में आना चाहिए। और वहां पर वैल्यूएशंस भी रिलेटिवली कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जो लग्जरी आइटम्स हैं या लग्जरी प्लेस है वहाँ स्टॉक्स काफी रिचली वैल्यूड है। तो थोड़ा पैसा शायद वहां से लो टिकट कंजम्पशन में मूव कर सकता है। तो आने वाले 3 से 6 महीने में शायद वो एक नया सेक्टर हो सकता है, सब सेगमेंट, जहां पे आप शायद थोड़ा एक्सपोजर देख सकते हैं। सुमित, क्योंकि हम एक फोकस्ड फंड की बात कर रहे हैं जो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, लगभग 30 स्टॉक्स का ये फंड का पोर्टफोलियो है। अब ऐसे में निवेशकों के जोखिम का भी आपको बहुत ध्यान देना होता है। किस तरह से आप रिस्क को मिटिगेट करने की, उसको कम करने की रणनीति अपने पोर्टफोलियो में बनाते हैं? क्या लार्ज कैप्स की ओर आपका ज़्यादा एक्सपोजर ये एक रणनीति के तहत है जहाँ पर आप जोखिम शायद कम करने की कोशिश करते हैं एक फोकस्ड कैटेगरी के ज़रिए? बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है बिकॉज फोकस कैटेगरी होने के कारण ये एक मेच्योर सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये कैटेगरी मीनिंगफुल है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को इसमें थोड़ा
सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ तक रही बात पोर्टफोलियो में रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच है, बाजार का व्यू लेके लार्ज मिड स्मॉल में फंड मैनेजर अपना कॉल ले सकते हैं। हम जिस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, हम एक बीएमवी फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, विच इज बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज खरीदते हैं, ताकि अगर बाजार नीचे भी गिर जाए तो अच्छी क्वालिटी हमने देखा है जनरली इतनी ज्यादा नीचे नहीं गिरती है। दूसरा, हम ओवर पे करने से बचते हैं कि बहुत हाई वैल्यूएशंस पे शायद स्टॉक्स नहीं खरीदें, क्योंकि अगर अच्छे से अच्छा स्टॉक बहुत ही ऊंचे भाव में लिया हुआ है तो अगेन इन्वेस्टर रिटर्न थोड़ा सा इंफीरियर हो सकता है। और तीसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट विद इन द 30 स्टॉक पोर्टफोलियो, जो 30 स्टॉक का हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर लेने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका कोरिलेशन आपस में कम रहे। क्योंकि अगर आप कोई दो ऐसे सेक्टर ले लेंगे जो आपस में एक साथ ही चलते हैं और एक साथ ही गिरते हैं, तो उससे फंड का रिस्क बढ़ जाता है। तो एक जो डिवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो कोरिलेशन की थ्योरेटिकल बात होती है, उस हिसाब से अगर हम अनकोरिलेटेड सेक्टर्स जो एक साथ ना चलते हैं, उनका एक सफिशिएंटली डिवर्सिफाइड एक्सपोजर अगर फंड में बनाए, तो उससे काफी हद तक रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। और वहीं हमारा ध्यान भी काफी हद तक उस टाइप का पोर्टफोलियो बनाने पर रहता है। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक फोकस्ड फंड की बात है, लार्ज मिड और स्मॉल कैप में भले ही आपको एक्सपोजर मिलता है, सुमित किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए? और क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो अक्रॉस मार्केट कैप्स आपको एक्सपोजर देते हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप मसलन एक ऐसी कैटेगरी है, उसके बावजूद भी कोई फोकस्ड फंड को किस सूरत में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, किन कारणों से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें? देखिए, फोकस फंड एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज और ये फंड मैनेजर की स्किल सेट पे, जो कि बॉटम अप इन्वेस्टिंग पे जो लोग को विश्वास है, उस हिसाब से ये फोकस फंड की प्रोपोजिशन बहुत ही बेहतर है। बिकॉज मान लीजिए जो भी स्टॉक फंड में आता है, बिकॉज 30 स्टॉक का एक्सपोजर है, तो कम से कम 1-2-3% तो एक्सपोजर उस स्टॉक में रहेगा ही सही। यही स्टॉक्स अगर आप किसी डिवर्सिफाइड फंड में देखेंगे, तो शायद 1% से कम का भी एक्सपोजर दिखेगा। और अगर ये स्टॉक चल जाते हैं तो एनएवी पे शायद उतना इम्पैक्ट ना मिले। सो अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई इन्वेस्टर्स फोकस करना चाहता है, तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ एलोकेशन फोकस इक्विटी कैटेगरी के लिए जरूर होना चाहिए। बिकॉज मैंने बताया 30 स्टॉक में थोड़ा सा जोखिम भी ज्यादा होता है, तो इसलिए अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और एक और चीज मैं कहूंगा, दैट इसमें आपका होल्डिंग पीरियड भी नॉर्मल फंड के मुताबिक थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो हम कम से कम 5 साल का एक होल्डिंग पीरियड इक्विटी में, फोकस्ड इक्विटी कैटेगरी के लिए रिकमेंड करते हैं। बिकॉज मान लीजिए 1-2 साल कभी बाजार के बिगड़ भी जाते हैं, तो आप आने वाले सालों में एक करीब लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स में रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो उभर के भी वापस बाहर आ जाते हैं शुरुआती दिक्कतों से। So matured investor, some allocation, and obviously a longer time frame. ऑलराइट, सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से फंड पर आज चर्चा की और दर्शकों को समझाइश दी। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई है फंड के फंडा में बंधन म्यूचुअल फंड के फोकस इक्विटी फंड की, लेकिन